हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और बच्चों, मैं आपका निर्मल राठौर। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने ग्रेविटेशन में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा था, उससे रिलेटेड चीजें हमने देखी थी। आज हम लोग आगे चलते हैं और बच्चों आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्व के कारण त्वरण जो है वो किस तरह से निकालते हैं, वो आज की क्लास में हम लोग देखते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास में दो वर्ड होते हैं, एक होता है ग्रेविटी और एक होता है ग्रेविटेशनल। ठीक है, तो देखो, जहां ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं वहां हम लोग दो ऐसे ऑब्जेक्ट की बात करेंगे जिनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। और जहां ग्रेविटी वर्ड हमने यूज में लिया है बच्चों, वहां ध्यान रखना कि हमारे पास में दो ऑब्जेक्ट होंगे, लेकिन दो ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट हम लोग क्या ले लेंगे, अर्थ सरफेस या अर्थ ले लेंगे। तो कुल मिला के अगर हम लोग सबसे पहले बात करें कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, उसको समझने से पहले हम लोग ग्रेविटेशनल पुल या फिर ग्रेविटी की बात करते हैं। तो देखिए, ग्रेविटी होता क्या है कि जब हमारे पास में दो में से एक ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस हो और एक कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, तो अर्थ हमेशा क्या करती है, इस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, यानी कि एक फोर्स लगाएगी। तो बच्चों, ये जो फोर्स है इसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल पुल। क्या कहते हैं इसको, ग्रेविटेशनल पुल या फिर ग्रेविटी कहते हैं। यानी कि एक चीज याद रखिएगा कि जहां पर ग्रेविटी शब्द हमने यूज में ले लिया, यहां पर हमने गुरुत्व शब्द यूज में ले लिया, वहां पर समझ जाइएगा कि दो में से एक ऑब्जेक्ट अपना क्या है, अर्थ है। और जनरली अगर हम लोग दोनों ऑब्जेक्ट ही यूज में लेते हैं, जैसे यहां पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m2 है, और इन दोनों के बीच में अगर हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें ड्यू टू एयर मास, इनके द्रव्यमान के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, तो यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको जनरली हम लोग या जनरल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो जहां गुरुत्व शब्द यूज में लिया है वहां पर दोनों में से एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होगा, अर्थ सरफेस, यानी कि जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ड्यू टू क्या होगा, आपका अर्थ होगा। और जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स यूज में लिया है वहां पर अर्थ हो भी सकता है एक ऑब्जेक्ट, अर्थ नहीं भी हो सकता है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो वर्ड है वो सभी जगह एप्लीकेबल होगा आपका, लेकिन जहां ग्रेविटी हमने यूज में ली है वहां पर हम लोग ड्यू टू अर्थ कंसिडर करेंगे। ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो यहां पर हमने ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल वर्ड जो है उसके बारे में समझ लिया। अब हम लोग देखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। तो देखिए बच्चों, अर्थ जो है वो एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है और उसका अपना द्रव्यमान होता है। अर्थ का क्या होता है, अपना द्रव्यमान। वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल लगाएगा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा या ग्रेविटी लगाएगा, उस फोर्स की वजह से अर्थ जो है उस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है, ठीक है, जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है तो फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के। इसका मतलब क्या है, उस ऑब्जेक्ट में एक एक्सेलरेशन जो है, त्वरण जो है वो डेवलप हो जाएगा, और वही एक्सेलरेशन क्या कहलाता है, अगर अर्थ सरफेस के कारण लगता है तो उसी को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की अगर हम लोग डेफिनेशन लिखना चाहे बच्चों, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, ठीक है, कि पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए बल के कारण, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वीय बल। क्या कहते हैं बच्चों, गुरुत्वीय बल के कारण, ठीक है, बल के कारण उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण ही गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। मतलब क्या समझे कि अर्थ जो है जब किसी ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाएगी, जिसे हम लोग ग्रेविटेशनल पुल या गुरुत्वीय बल कहेंगे, उस फोर्स की वजह से वस्तु में कुछ न कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, कुछ न कुछ त्वरण उत्पन्न होगा। उसी त्वरण को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, उसी एक्सेलरेशन को हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहेंगे। अब बात आती है उसको कैलकुलेट करने की कि उस एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कैसे करें। पहली चीज तो क्या है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, गुरुत्वीय त्वरण को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से। और अर्थ सरफेस पर जनरली हम लोगों को सभी को इसकी वैल्यू पता होती है, वो कितनी होती है, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन बात ये नहीं है कि ये होती है, ये होती कैसे है, कहाँ से आती है, उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करने जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले अब कैलकुलेट करते हैं क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि ये जो वैल्यू आती है हमारे पास में 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो कहाँ से और कैसे आती है, उसी चीज़ को हम लोग देखते हैं। देखिए आगे। तो बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कैलकुलेट करते हैं कि उसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं, अर्थ सरफेस पर अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पर रखें और उस ऑब्जेक्ट पर हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो मान लिया जाए हमारे पास में ये अर्थ है और अर्थ का जो मास है बच्चों, कैपिटल एम मान लेते हैं उसकी
जो डेंसिटी है वो रो मान लेते हैं और उसकी रेडियस को कैपिटल आर ले लेते हैं। मान लीजिए ये अर्थ का सेंटर है और इसकी रेडियस कितनी होगी, कैपिटल आर। अब अर्थ के सरफेस पर हमने किसी एक छोटे से ऑब्जेक्ट को रखा, मान लीजिए उस ऑब्जेक्ट का या उस बॉडी का जो मास है स्मॉल है हमें, और उसकी साइज जो है वो अर्थ की साइज के कंपैरिजन में बहुत छोटी होगी, तो दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस यानी कि ऑब्जेक्ट और जो आपकी अर्थ है दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस हम लोग क्या मान सकते हैं, कैपिटल आर ही मान लेते हैं। अब देखिए ये तो हो गई अपने पास में अर्थ। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीजें जो है आप लोगों को याद होनी चाहिए। अर्थ का जो मास होता है बच्चों वो होता है 5.98 इंटू 10⁻24 kg होता है, ठीक है, याद रखिएगा। जो डेंसिटी होती है वो होती है 5478.4 kg पर मीटर क्यूब होती है, और जो रेडियस होती है अर्थ की वो होती है 6400 किलोमीटर। ये चीजें बच्चों आप लोग याद रखिएगा, काम आएगी हमेशा कहीं ना कहीं पर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करना है। तो हमें एक बात पता है कि अर्थ की सरफेस पर अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट पर रखा है तो अर्थ उस पर एक अट्रैक्शन फोर्स लगाएगी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल पुल या फिर ग्रेविटी। तो मान ली जाए वो ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल पुल जो है वो क्या है आपके पास में, एफ है, और उस ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसमें एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है अर्थ सरफेस पर, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या गुरुत्व के कारण त्वरण कह रहे हैं। तो मान लीजिए वो जो त्वरण उत्पन्न हुआ वो क्या आपके पास में स्मॉल जी, और याद रखिएगा ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन हमेशा किधर होगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी डायरेक्शन हमेशा किधर होगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो ये भी याद रखिएगा, जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होगा उसकी डायरेक्शन हमेशा किधर होगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ के केंद्र की ओर, पृथ्वी के केंद्र की ओर होगी। तो ये याद हमें हो गया है कि जो आपका गुरुत्वीय त्वरण है वो क्या है, एक सदिश राशि होती है और उसकी डायरेक्शन, उसकी दिशा जो हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। अब उसकी वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करें वो देखते हैं हम लोग। तो देखो सबसे पहले अगर हम लोग देखें ग्रेविटेशनल पुल बाय अर्थ, पृथ्वी के द्वारा, ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल जो है ऑन दी बॉडी, बाय अर्थ ऑन दी बॉडी, चलो कितना होगा बच्चों, वो हम लोग न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम की मदद से निकाल सकते हैं। वो कितना होगा, ग्रेविटेशनल पुल होगा F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब m1 ले लेते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान और m2 ले लेते हैं वस्तु का द्रव्यमान, तो ये हो जाएगा जी कैपिटल M स्मॉल m, और दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैपिटल R है, तो ये हो जाएगा कैपिटल R का स्क्वायर। तो बच्चों ये होगी समीकरण नंबर 1। अब देखिए इसी फोर्स की वजह से क्या होगा, जो आपकी वस्तु है उसमें त्वरण उत्पन्न होगा। तो फोर्स प्रोड्यूस्ड ऑन दी बॉडी, ठीक है, तो वो फोर्स किसके इक्वल होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये मास किसका होगा, द्रव्यमान किसका होगा बच्चों, ये द्रव्यमान होगा वस्तु का या फिर ऑब्जेक्ट का मास। तो ऑब्जेक्ट का मास कितना दे रखा है m, और एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ उसमें g। तो ये हमारे पास में आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए दोनों इक्वेशन को हम लोग यूज करते हैं, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो F जो है वो mg के इक्वल आया यहाँ से, और यहाँ से किसके इक्वल आया, g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। देखिए स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल आउट, बच्चों क्या बचेगा अपने पास में, जो g बचेगा वो बचेगा g कैपिटल M डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक है ना, g कैपिटल M डिवाइडेड बाय कैपिटल r स्क्वायर। तो ये हमारे पास में स्मॉल g का फॉर्मूला होता है। स्मॉल g का फॉर्मूला क्या हो गया, कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब कैपिटल G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये भी याद रखना है, पहले ही बता चुके हैं हम लोग, ठीक है ना। तो g पता है, m पता है और r भी पता है, सारी वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमारे पास में स्मॉल g की वैल्यू यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगा। अच्छा इसी को हम लोग अगर डेंसिटी की फॉर्म में कैलकुलेट करना चाहें तो डेंसिटी की फॉर्म में बच्चों कितना आएगा उसको देखो। अच्छा डेंसिटी की फॉर्म में कैलकुलेट करने से पहले हम लोग क्या देखते हैं कि मास और डेंसिटी में एक रिलेशन होता है। तो मास जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो कितना होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। और अगर हम लोग डेंसिटी देखें तो अर्थ की रो है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसको हमने स्फीयर माना हुआ है यहाँ पर, और स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो पुटअप कीजिए भैया 4/3 पाई, और रेडियस कितनी है इसकी कैपिटल R। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, इसका मास हो गया। मास किसके इक्वल हो गया, रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब। अब जो अभी फॉर्मूला हमने निकाला था g कैपिटल M डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, इसमें m की जगह ये वैल्यू पुटअप करते हैं तो g r स्क्वायर g डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इंटू 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो। तो यहाँ से r क्यूब और r स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बचेगा अपने पास में, अपने पास बचेगा बच्चों, ठीक है, 4/3 पाई रो g r। तो दूसरा फॉर्मूला हमारे पास में ये आ गया। तो g जो आया है बच्चों उसके दो फॉर्मूला हमारे पास में है, कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और दूसरा आया है 4/3 पाई रो g r। अब देखिए यहाँ पर भी हमें सारी चीज़ें पता है, और इस वाले फॉर्मूले में भी सारी चीज़ें पता है, रो पता है, कैपिटल G पता है और कैपिटल R पता है। जब पुटअप करते हैं बच्चों ये सारी वैल्यूज़ तो हमारे पास में जो इसका एक्चुअल मान है वो आता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को अगर हम लोग फीट में कैलकुलेट करते हैं तो बच्चों वो आता है 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखना है इसको क्या करना है, याद रखना है। अब कुछ चीज़ें और देखो,
कुछ चीज़ें और, अच्छा डायरेक्शन की बात हम लोग पहले कर चुके हैं कि हमेशा डायरेक्शन जो एक्सेलरेशन की है वो किधर रहेगी, टुवर्ड्स द फोर्स। जिस तरफ फोर्स है उसी तरफ क्या रहेगी, आपकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी रहेगी। तो फोर्स हमेशा अर्थ के सेंटर की ओर, पृथ्वी के केंद्र की ओर है, तो जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा वो एक सदिश राशि होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, और उसकी डायरेक्शन जो है टुवर्ड्स द सेंटर यानी कि पृथ्वी के केंद्र की ओर होगी हमेशा। अब ये डिपेंड किन किन चीजों पर करता है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, ठीक है, गुरुत्व के कारण जो त्वरण है वो किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, उसे हम लोग कैसे पता करें। ये जो फॉर्मूला हमको दिख रहा है, यहां पर हमें कैपिटल जी दोनों तरफ दिख रहा है, इधर कैपिटल एम दिख रहा है और कैपिटल आर दिख रहा है, इधर कैपिटल आर दिख रहा है और रो दिख रहा है। और अगर हम लोग इन तीनों चीजों की बात करें तो ये एक्चुअल में है क्या, एम, रो और आर, ये सारे के सारे अर्थ से रिलेटेड है। पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी का घनत्व है और पृथ्वी की क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की कोई भी चीज यहां पर किसी भी फॉर्मूले में नहीं आएगी। ठीक है, किसी भी फॉर्मूले में या फिर जी के फॉर्मूले में ऑब्जेक्ट का न तो द्रव्यमान आया है, वस्तु का न तो द्रव्यमान आया है, न उसकी त्रिज्या आई है, न ही उसका घनत्व आया है। इसका मतलब जिस वस्तु पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना होता है उस वस्तु के किसी भी फैक्टर पर वो डिपेंड नहीं करता। तो ये याद रखने के लायक बात है कि जी जो है आपका, जी जो है वो वस्तु के द्रव्यमान, उसकी त्रिज्या, ठीक है, या आकार लिख दो, त्रिज्या, आकार और घनत्व पर निर्भर नहीं करता। याद रखिएगा, ये स्मॉल जी जो है आपका वो वस्तु के द्रव्यमान पर, उसकी त्रिज्या पर, उसके आकार पर या उसके घनत्व पर किसी भी तरह से डिपेंड नहीं करता। बोले सर डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड किस पे करता है, पृथ्वी के द्रव्यमान पर डिपेंड कर रहा है। वो आपका पृथ्वी के द्रव्यमान पर डिपेंड कर रहा है, पृथ्वी के घनत्व पर डिपेंड कर रहा है, पृथ्वी की त्रिज्या यानी कि पृथ्वी के आकार पर डिपेंड कर रहा है, पृथ्वी के शेप पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे भी सही, पृथ्वी के शेप पर भी डिपेंड करता है और कौन कौन सा फैक्टर जिस पर डिपेंड करेगा। ये तीनों चार चीजें तो हमें यहाँ से पता चल गई कि एम पे डिपेंड कर रहा है, रो पे डिपेंड कर रहा है, आर पे डिपेंड कर रहा है। एम पे डिपेंड यानी कि द्रव्यमान पे डिपेंड कर रहा है, रो पे डिपेंड यानी कि घनत्व पे डिपेंड कर रहा है, आर पे यानी कि इसके आकार पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, आकार पे डिपेंड कर रहा है, शेप, आकृति पर भी डिपेंड करेगा क्या, बिल्कुल करेगा ना यार। अगर इसकी आकृति मैंने ऐसे नहीं बनाकर ऐसे बना दी, ठीक है, या इलिप्टिकल साइज में बना दी, तो देखो इधर की रेडियस कम हुई, इधर की रेडियस क्या होगी ज्यादा, यानी कि आर जो है, डिस्टेंस जो है वो चेंज हो गया, डिस्टेंस चेंज होगी तो बोलो क्या होगा, डिस्टेंस चेंज होगी। यहाँ पर आर फॉर्मूला आ रहा है ना, आर फॉर्मूले में अपना आर आ रहा है, तो कुल मिला के ये शेप पर भी डिपेंड करेगा। और क्या 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 चीजें हैं, ठीक है। एक बात और है कि अर्थ जो है वो स्टडी नहीं होती है, एक जगह स्टेबल नहीं होती, ये अपने एक्सिस पर क्या करती है, रोटेट करती रहती है। तो एक्सिस पर रोटेशन की वजह से भी क्या होता है, ये जी जो है आपका ये वेरी कर जाता है। ये कैसे वेरी करेगा इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो याद रखिएगा, हम लोग पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, कुछ चीजें तो हमने लिख ली है, बाकी वो लिख लेते हैं। जी जो है ये डिपेंड करता है, जी डिपेंड्स ऑन, ठीक है। पहली चीज क्या है, मास यानी कि द्रव्यमान, ठीक है, मास ऑफ दी अर्थ, या मास एंड डेंसिटी कर देते हैं, मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ। और दूसरा शेप ऑफ अर्थ, शेप ऑफ अर्थ। अब देखिए किसी दूसरे प्लेनेट की वजह से अगर हमें निकालना है तो अर्थ की जगह प्लेनेट आ जाएगा। किसी दूसरे प्लेनेट की वजह से निकालना हो, ठीक है, तो अर्थ की जगह क्या आ जाएगा, दूसरा प्लेनेट आ जाएगा आपका, और मास भी प्लेनेट के दूसरे वाले प्लेनेट का आ जाएगा, रेडियस भी उसी की आ जाएगी। तो शेप ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है, साइज पर भी डिपेंड करता है, साइज ऑफ अर्थ, ठीक है, साइज क्या है, आर है आपके पास में। और क्या चीज़ है बच्चों, इसके रोटेशन पर भी डिपेंड करता है, रोटेशन ऑफ अर्थ। इसको तो हम लोग निकालेंगे भी सही कि किस तरह से आपका रोटेशन पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो रोटेशन ऑफ अर्थ हो गया। और क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, और भी है आपके पास में, हाइट एंड डेप्थ फ्रॉम दी अर्थ सरफेस। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है अर्थ सरफेस से, ऑब्जेक्ट कितनी डेप्थ पर रखा है अर्थ सरफेस पर, उस पर भी जो जी है आपका वो डिपेंड करता है। बोले सर कैसे, बोले देखो ना यार, ऐसे ये ऑब्जेक्ट फिलहाल हमने अर्थ सरफेस पर रखा हुआ है, इसको ऊपर खींच के ले जाएंगे तो ये जो हमने डिस्टेंस अभी क्या मानी थी, कैपिटल आर मानी थी, ये यहाँ पर लेके गए तो ये कैपिटल आर नहीं रहेगी, अब ये क्या हो जाएगी आपके पास में स्मॉल आर। और ये आर जो है अपने फॉर्मूले में आता है, जब आर फॉर्मूले में आता है तो जब आर में चेंज हो गया, दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है, दूरी जो है उसमें परिवर्तन हो गया, तो फोर्स भी क्या होगा, बदलेगा। फोर्स बदलेगा तो एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण भी क्या होगा, बदल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी से जो ऊंचाई है या पृथ्वी की सतह से जो गहराई है उस पर भी क्या करता है आपका ये डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जिन पर आपका क्या करता है, जी जो है वो डिपेंड करता है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। अब हम लोग आगे देखते हैं कि ये किस तरह से पृथ्वी के साथ ऊंचाई पर, ठीक है, पृथ्वी के साथ ऊंचाई या पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर निर्भर करता है, किस तरह से पृथ्वी की सतह से गहराई पर डिपेंड करता है, किस तरह से पृथ्वी के रोटेशन यानी कि घूर्णन पर डिपेंड करता है। मैंने लिखा है ना कि रोटेशन ऑफ अर्थ, तो रोटेशन ऑफ अर्थ पर किस तरह से डिपेंड करता है, और ये पृथ्वी के शेप पर किस तरह से डिपेंड करता है वो भी देखते हैं। क्योंकि
शेप क्यों कंसिडर किया हमने बच्चों? क्योंकि यहाँ पर हमने जो अर्थ है उसको क्या माना है? स्फीयर। लेकिन मुझे बताओ क्या अर्थ जो है वो स्फीयर होती है? जनरली अर्थ की शेप जो होती है वो एलिप्टिकल होती है। कैसी होती है? एलिप्टिकल होती है। अगर एलिप्टिकल होगी तो श्योर है इस तरह से होगा और इस तरह से होगा। जो डिस्टेंस जो है इस साइड में और इस साइड में क्या हो जाएगी? अलग अलग हो जाएगी। अब डिस्टेंस चेंज हो गई, जो आपका ऑब्जेक्ट है और जो अर्थ का सेंटर उनके बीच में, तो क्या होगा? फोर्स भी चेंज होगा, और फोर्स चेंज होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो उसको भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे वो फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिन पर हम लोग जी की डिपेंडेंसी देखेंगे, और वो डिपेंडेंसी कैसे आती है उसको भी हम लोग देखते हैं। देखिए आगे। हाँ तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं वेरिएशन इन जी विथ हाइट, यानी कि ऊंचाई के साथ में जी में परिवर्तन। ठीक है, उसको कैसे देखते हैं? तो देखिए मान लीजिए ये हमारे पास में अर्थ है, अर्थ का मास m है, रेडियस r है, और पहले किसी ऑब्जेक्ट को हमने अर्थ की सरफेस पर रखा हुआ था, ये अर्थ की सरफेस है। अब इसको उठाया यहाँ से और किसी हाइट पर लेके चले गए। कहाँ लेके चले गए? किसी हाइट पर। वो हाइट मान ली जाए h है। अब मान ली जाए ये अर्थ का सेंटर और ये ऑब्जेक्ट का सेंटर, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल r है। तो स्मॉल r की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी? कैपिटल R प्लस h। कैसे होगी? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो होगी कैपिटल R, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी? स्मॉल h। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी आपके पास में? कैपिटल R प्लस h होगी। हम लोग अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ सरफेस पर कैलकुलेट करते हैं तो बच्चों वो कितना होता है? जी। अब हमें पता है कि चेंज तो होता ही है, तो मान लीजिए इस हाइट पर जब लेके गए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो गया आपके पास में? जी डैश हो गया। क्या हो गया? जी डैश। तो सबसे पहले अगर हम लोग अर्थ सरफेस पर बात करते हैं तो एट अर्थ सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, और वो आता है जी। वो कितना आता है? जी कैपिटल M डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को हमने किसी हाइट पर प्लेस कर दिया, तो एट हाइट स्मॉल h हाइट पर जब ऑब्जेक्ट को लेके गए तो अर्थ की वजह से इस पर ग्रेविटेशनल पुल लगेगा। मान लीजिए वो पुल कितना है? कैपिटल F है। और कैपिटल F को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, वो कितना होता है? जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस। दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल r का स्क्वायर, या इसी को हम लोग क्या लिखेंगे? जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r प्लस h का होल स्क्वायर। R प्लस h का होल स्क्वायर। और यही किसके इक्वल होगा बच्चों? मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। अब यहां पर जब बॉडी को लेके गए तो एक्सेलरेशन जी से चेंज होकर क्या हो गया आपके पास में? जी डैश। मास तो सेम रहेगा आपका, तो मास यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जी डैश जो आएगा बच्चों, जी डैश किसके इक्वल आएगा आपके पास में? जी डैश आएगा जी कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर, या फिर जी कैपिटल M डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस h का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास में हो गया। इसको अगर हम लोग इक्वेशन 1 माने, इसको हम लोग 2 माने, तो इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग क्या देखेंगे? इन दोनों का जब रेशियो निकालेंगे ना, जी डैश डिवाइडेड बाय जी, तो क्या हो जाएगा आपके पास में? देखिए जी कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर, और ये क्या आएगा? जी कैपिटल M डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर। जी एम से जी एम कैंसिल, क्या बचेगा? कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर, या इसी को लिखेंगे कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाय R प्लस h का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास में जी डैश और जी का जो रेशियो आया है वो कितना है? कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर, या फिर कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस h का होल स्क्वायर। अब यहां से क्या समझ में आता है? यहां से समझ में कुछ इस तरह से आता है हमें कि जो जी डैश है वो क्या होगा? जी इंटू कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल r स्क्वायर होगा, या फिर जो वो होगा वो आपके पास में क्या होगा? कैपिटल R प्लस R बाई एच, सॉरी कैपिटल R डिवाइडेड बाय R प्लस h का होल स्क्वायर होगा। अब यहां पर एक्चुअल में क्या आ रहा है? रेशियो आ रहा है कैपिटल R और स्मॉल r का। ठीक है ना, और रेशियो में अगर हम लोग देखें तो कैपिटल R जो है वो स्मॉल r से छोटा है, यानी कि जो न्यूमिनेटर में लिखी हुई क्वांटिटी है वो डिनोमिनेटर में लिखी हुई क्वांटिटी से क्या है? छोटी है। इसका मतलब जो रेशियो आएगा वो 1 से कम आएगा, और जब 1 से कम किसी क्वांटिटी को हम लोग किसी अदर क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नई क्वांटिटी मिलती है वो क्या मिलती है? जो अदर क्वांटिटी थी उससे कम। मेरा क्या है कहने का मतलब ये है कि जो जी है, ठीक है, और जी को हम लोग 1 से छोटी किसी क्वांटिटी के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो नई क्वांटिटी अपने को मिलेगी वो जी से क्या मिलेगी? छोटी मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि R जो है वो कैपिटल R से क्या है? बड़ा है। इसकी वजह से जो जी डैश आएगा वो क्या आएगा आपके पास में? जी से छोटा आएगा। जी डैश क्या होगा? जी से छोटा आएगा, और जी डैश की वैल्यू क्या होती है? जी कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर। ये याद रखना, यानी कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ में क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण में त्वरण की जो वैल्यू है वो क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो पॉइंट नोट करने लायक है। ठीक है, जी डिक्रीजेज, क्या होता है? डिक्रीजेज विथ इंक्रीज, क्या इंक्रीज इन हाइट, यानी कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ गुरुत्वीय त्वरण कम होता जाता है। क्या होता जाता है? कम होता जाता है। अब ये तो हमारे पास में एग्जैक्ट फॉर्मूला आ गया कि ऊंचाई के साथ में किस तरह से आपका जी वेरी करेगा। अब देखो कई बार ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए h जो है वो कैपिटल R के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। क्या है? जो स्मॉल h है वो कैपिटल R के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो हम लोग क्या ऊपर वाले फॉर्मूले में कुछ चेंजेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। जो हमारे पास में जी डैश एक्चुअल में आया है वो क्या है? जी R डिवाइडेड बाय R प्लस h का होल स्क्वायर आया है। इसी को हम लोग क्या लिखेंगे? जी 1 प्लस h बाई R का होल स्क्वायर।
और यहाँ से अगर हम लोग देखें कि h जो है वो r से बहुत छोटा है, तो ये जो h/r होगा ये क्या होगा, 1 से क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। ये क्या होगा, 1 से बहुत ही छोटा होगा। और जब 1 से बहुत छोटा होता है तो यहाँ पर हम लोग बाइनोमियल एक्सप्रेशन बच्चों यूज़ में ले सकते हैं। देखिए इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, g1 + h/r⁻²। क्या हो गई, h/r⁻²। जब ऐसा लिखा होता है, ठीक है, h/r जो है यहाँ पर जो क्वांटिटी है अगर वो 1 से बहुत छोटी आती है तो इसी को बाइनोमियल एक्सप्रेशन की हेल्प से हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। और वो क्या आ जाएगा, g1 - ये जो पावर होती है ये पावर आ जाती है बच्चों आगे 2h/r। तो एक नया फॉर्मूला हमें g' का मिल गया। g' का नया फॉर्मूला क्या मिला है, स्मॉल g × 1 - 2h/r। लेकिन याद रखना कि ये जो फॉर्मूला है, यह फॉर्मूला लगभग 500-600 किलोमीटर h की वैल्यू है ना, तक वैलिड है। उससे आगे अगर आपको h दे दिया, उससे ज़्यादा अगर h दे दिया तो आप लोग ये फॉर्मूला यूज़ मत करना, आपका आंसर क्या होगा, गलत आ जाएगा, ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा। तो बोले सर कौन सा फॉर्मूला यूज़ मिलेंगे, उसके बाद अगर आपको फॉर्मूला जो यूज़ लेना है वो एग्जैक्ट वाला फॉर्मूला यूज़ में लेना पड़ेगा, g = r/r+h²। ये फॉर्मूला आप लोग यूज़ में लीजिएगा, ठीक है। जब h की वैल्यू अगर आपको 500-600 किलोमीटर तक लगभग इतने तक दे रखी है तो आप लोग ये फॉर्मूला यूज़ ले सकते हैं, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा है तो आप लोगों को यही फॉर्मूला यूज़ में लेना है। कारण ये है कि जो रेशो आता है वो रेशो चेंज हो जाता है अगर आप लोग 500-600 किलोमीटर से ज़्यादा तक की वैल्यू कंसिडर करते हो तो, इसलिए हमें ये ध्यान रखना है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो हमारे पास में g' जो आया है वो आया g × 1 - 2h/r। तो इस तरह से g में जो है वेरिएशन होता है ऊंचाई के साथ साथ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। इस क्लास में इतना ही बच्चों हम लोग देखते हैं। अब हम लोग अगली क्लास में, ठीक है, या अगले वीडियो में देखेंगे डेप्थ के साथ में ये किस तरह से वेरी करता है, शेप के साथ में किस तरह से चेंज होता है, ठीक है, रोटेशन के साथ में किस तरह से चेंज होता है। बाकी की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और हाँ, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे तो क्या होगा, आप लोगों को नए वीडियो की अपडेट तुरंत मिल जाएगी, आपको बार बार उसको सर्च नहीं करना पड़ेगा। ओके बच्चों, धन्यवाद, आज के लिए इतना।